धक्का, मनीषा का दिल क्यों टूट गया। खैर, खुशी तो हमें तुम्हारी हर सफलता पर होती रही है और यूनेस्को द्वारा तुम्हारे चुने जाने पर अब हमें गर्व भी हो रहा है। मगर एक बात रह रहकर खटक रही है। उदय शंकर अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच में थोड़ा रुक गए। तुम्हारे इतने दूर जाने के बाद तुम्हारी मम्मी एकदम अकेली रह जाएंगी। छोड़िए भी उदय भैया, अकेली रह जाऊंगी, आप सब जो है यहाँ। मनीषा जल्दी से बोली। अपने मन की बात उदय शंकर की जबान पर आती देखकर वह विह्वल हो उठी थी। हम तो खैर मरते दम तक यहीं रहेंगे, लेकिन हम में और जितेन में बहुत फर्क है। वह फर्क तो आपकी नजरों में होगा चाचा जी। पापा के गुजरने के बाद मैंने आपको ही उनकी जगह समझा है। आपको अपना बुजुर्ग और मम्मी का संरक्षक समझता हूँ। जितेन बोला। लीजिए उदय भैया, अब आप केवल राजन के मित्र ही नहीं, जितेन द्वारा बनाए गए मेरे संरक्षक भी हो गए हैं। मनीषा हंसी। उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है मनीषा, मुझसे जो भी हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगा। मगर मनीषा, मैं या मेरे बच्चे हमेशा गैर रहेंगे। सोचता हूँ अगर जितेन यूनेस्को की नौकरी का विचार छोड़ दे तो कैसा रहे। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, लोग तो ऐसी नौकरी का सपना देखते रहते हैं, इसके लिए नाक रगड़ने को तैयार रहते हैं, और मुझे तो फिर इस नौकरी के लिए खास बुलाया गया है और आप कहते हैं कि मैं ना जाऊं। कमाल है। जितेन चिढ़कर बोला। लेकिन तुम्हारी यह नौकरी भी क्या बुरी है, यहाँ भी तुम्हें खास बुलाया गया था और आगे तरक्की के मौके भी बहुत हैं। भविष्य तो तुम्हारा यहाँ भी उज्जवल है। चाचा जी, आपने अपने क्लब का स्विमिंग पूल भी देखा है और समुद्र भी, सो दोनों का फर्क भी आप समझते ही होंगे। जितेन मुस्कुराया। मैं तो समझता हूँ बरखुदार, लेकिन लगता है तुम नहीं समझते। क्लब के स्विमिंग पूल का पानी अक्सर बदला जाता है, सो साफ सुथरा रहता है, मगर समुद्र में तो दुनिया जहान का कचरा बह कर जाता है। फिर उसमें तूफान भी है, चट्टाने भी और खतरनाक समुद्री जीव भी। यूनेस्को की नौकरी का मतलब है पिछड़े देशों में जाकर अविकसित चीजों का विकास करना, पिछड़ी जातियों का आधुनिकीकरण करना। काफी टेढ़ा काम होगा। जिंदगी में तरक्की करने के लिए टेढ़े और मुश्किल काम तो करने ही पड़ते हैं चाचा जी। और फिर जिन्हें समुद्र में तैरने का शौक पड़ जाए, वे स्विमिंग पूल में नहीं तैर पाते। यही सोचकर तो कह रहा हूँ बेटे कि तुम समुद्र के शौक में मत पड़ो, उसमें फंसकर तुम मनीषा से बहुत दूर हो जाओगे। माना कि अब संपर्क साधनों की कमी नहीं, लगता है मानो आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। फिर भी दूरी तो दूरी ही है। राजन के गुजरने के बाद मनीषा सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, सिर्फ आपसी बातचीत के सहारे वह जी सकेगी, टूट नहीं जाएगी? जानता हूँ चाचा जी, तभी तो मम्मी को आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उन्हें वहां बुला लूं। और भी ज्यादा परेशान होने को। यहाँ की इतने साल की प्रभुत्व की नौकरी, पुराने दोस्त और रिश्ते छोड़कर नए माहौल को अपनाना मनीषा के लिए आसान होगा? अगर कोई अच्छी जगह होती तो भी ठीक था, लेकिन तुम तो अफ्रीकी या अरब इलाकों में ही जाओगे। वहां खुश रहना मनीषा के लिए मुमकिन ना होगा। फिर भी हालात से समझौता तो करना ही पड़ेगा चाचा जी, महज इस वजह से कि मेरे जाने से मम्मी अकेली रह जाएंगी। इत्तेफाक से मिला यह सुनहरा अवसर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छा हुआ यह बात तूने मम्मी के जाने के बाद कही। उदय शंकर ने एक गहरी सांस खींचकर कहा। क्यों? मम्मी तो स्वयं ही यह नहीं चाहेंगी कि उनकी वजह से मेरा करियर खराब हो या मैं जिंदगी में आगे ना बढ़ सकूं। बेशक, लेकिन जो बात तुमने अभी कही थी ना, वही तुम्हारे पापा ने उन्हें आज से 25 वर्षों पहले बताई थी। उसे सुनकर उन्हें राजन की याद आ जाना स्वाभाविक ही था। दरवाजे के पीछे खड़ी मनीषा का दिल धक से हो गया। क्या बताया था पापा ने मम्मी को? जितेन आश्चर्य से पूछ रहा था। मनीषा ने चाहा कि वह जाकर उदय शंकर को रोक दे। उसने जो बात उदय शंकर को अपना घनिष्ठ मित्र समझकर बताई थी, उसे जितेन को बताने का उदय को कोई हक नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि यह बात सुनकर जितेन उदारता अथवा एहसान के बोझ से दब जाए और मनीषा के प्रति उतना कृतज्ञ ना हो पाने की वजह से उसके दिल में अपराध भावना आ जाए। मगर मनीषा के पैर जैसे जमीन से चिपक कर रह गए। उदय शंकर बता रहे थे, तुम्हारी मम्मी कितनी मेघावी थी।
शायद इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। उन जैसी प्रतिभाशाली लड़की को इतनी जल्दी प्यार और शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, और अगर शादी कर भी ली थी तो कम से कम घर और बच्चों के मोह से तो बचे ही रहना चाहिए था। पर मनीषा ने घर और बच्चों के चक्कर में अपनी प्रतिभा आम घरेलू औरतों की तरह नष्ट कर दी। खैर, यह तो आप ज्यादती कर रहे हैं चाचा जी। मम्मी आम घरेलू औरत एकदम नहीं है, जितेन ने प्रतिवाद किया। मगर पापा ने क्या कहा था वह बताइए ना। वही बता रहा हूं, तुम्हारी मम्मी ने कभी तुमसे जिक्र भी नहीं किया होगा कि उन्हें एक बार हाइडेलबर्ग के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी के लिए चुना गया था। तुम्हारी दादी और राजन ने तुम्हारी पूरी देखभाल करने का आश्वासन दिया था, फिर भी मनीषा जाने को तैयार नहीं हुई, महज तुम्हारी वजह से। मैं उस समय कितना बड़ा था, यही कोई 5-6 महीने के, यानी जिस उम्र में माँ ही होती है जो दूध पिला दे, और दूध तुम बोतल से पीते थे। सो तुम्हारी दादी और पापा तुम्हारी देखभाल मजे से कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी को तसल्ली नहीं हो रही थी। उनके अपने शब्दों में कहूं तो इतने छोटे बच्चे को छोड़ने को मन नहीं मानता। वह मुझे पहचानने लग गया है। मेरे जाने के बाद वह मुझे जरूर ढूंढेगा। बोल तो सकता नहीं कि कुछ पूछ सके या बताए जाने पर समझ सके। उसके दिल पर न जाने इसका क्या असर पड़ेगा। हो सकता है इससे उसके दिल में कोई हीन भावना उत्पन्न हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी हीन भावना के साथ बड़ा हो। मैं डॉक्टर मनीषा एक जानी मानी ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट की जगह एक स्वस्थ होनहार बच्चे की मां कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। मनीषा और ज्यादा नहीं सुन सकी। उसे उस शाम की अपनी और राजन की बातचीत याद हो आई। तुम्हारा बच्चा अभी तुम्हें ढूंढने, कुछ सोचने और ग्रंथि बनाने की उम्र में नहीं है, पर जब कुछ सोचने समझने की उम्र में पहुंचेगा तब वह अपनी ही जिंदगी जीना चाहेगा, और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी किसी भी खुशी का गला नहीं घोटेगा। यह समझ लो मनीषा। राजन ने उसे समझाना चाहा था। उसकी नौबत ही नहीं आएगी राजन। मेरी और मेरे बेटे की खुशियां अलग अलग नहीं होंगी। बेटे की खुशी ही मेरी खुशी होगी। उसने बड़े दर्द से कहा था। यानी तुम अपना अस्तित्व अपने बेटे के लिए ऐसे ही लुप्त कर दोगी। याद रखो मनीषा, चंद सालों के बाद तुम पाओगी कि ना तुम्हारे पास बेटा है और ना अपना अस्तित्व, और फिर तुम अस्तित्वहीन होकर शून्य में भटकती फिरोगी, खुद को और अपने बेटे को कोसती, जिसके लिए तुमने स्वयं को नष्ट कर दिया। नहीं, मैं बेटे की ख्याति, सुख और समृद्धि के सागर में तैरूंगी। जब मेरा बेटा गर्व से यह कहेगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी मम्मी की वजह से हूं, तो उस समय मेरे गौरव की सीमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सब तुम्हारी खुशफहमी है मनीषा। जब तक तुम्हारा बेटा बड़ा होगा उस समय तक अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देने का चलन ही नहीं रहेगा। तुम्हारा बेटा कहेगा कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि के बल पर हूं। यदि माँ बाप ने बुद्धि के विकास के लिए कुछ सुविधाएं जुटा दी थी तो यह उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी मर्जी से हमें पैदा किया है, हमारे कहने से नहीं। चलिए, आपकी यह बात भी मान ली, लेकिन दूर से चुप रहकर भी तो अपने बेटे की सुख समृद्धि का आनंद उठाया जा सकता है। हाँ, अगर दूर और तटस्थ रहकर उसकी खुशी में खुश रह सकती हो तो बात अलग है। लेकिन अगर तुम चाहो कि तुमने उसके लिए जो त्याग किया है उसके प्रतिदान स्वरूप वह भी तुम्हारे लिए कुछ त्याग कर दे, तो नामुमकिन है। जहां तक मेरा ख्याल है वह अधिक समय तक तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। आजकल पढ़ाई काफी विस्तृत हो रही है। चलिए, बेटा रहे ना रहे, बेटे के पापा तो मेरे पास ही रहेंगे ना, मनीषा ने कहा था और सफाई से बात बदल दी थी। वैसे मूर्खताओं में साथ देने के पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा साथ तो देना ही पड़ेगा। राजन हंसकर बोले थे। लेकिन कहां दे पाए थे राजन साथ। जितेन अभी कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही था कि एक दिन सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर वे उसका साथ छोड़ गए थे। मम्मी, कहां हो तुम? जितेन के उत्तेजित स्वर से मनीषा चौंक पड़ी। कर दिया ना उदय शंकर ने सर्वनाश। जितेन को बता दिया और अब वह कहने आ रहा है कि यूनेस्को की नौकरी से इनकार कर देगा। मनीषा ने मन ही मन फैसला किया कि वह उसे क्या कहकर और क्या क्या कस्में देकर जाने को मजबूर करेगी। हाँ बेटे, क्या बात है?
उदय चाचा कह रहे थे कि तुमने मेरे लिए जीवन में आया एक सुनहरा मौका खो दिया। हाँ, मगर वह मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपनी ममता के लिए किया था। उसका तुम पर कोई एहसान नहीं है। तुम एहसान की बात कर रही हो मम्मी, और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मेरा कोई और उपकार नहीं कर सकती थी। जितेन तड़प कर बोला, मैं आपको काफी समझदार औरत समझता था, लेकिन आप भी बस प्यार में ही बच्चे का भला समझने वाली औरत निकली। उस समय आपने शायद यह नहीं सोचा कि आपकी ज्यादा लियाकत का असर आपके बेटे के भविष्य पर क्या पड़ेगा। जितेन की बात सुनकर मनीषा चुप रही तो वह फिर बोला, आज अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री होती तो शायद पापा के गुजरने के बाद आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी आपको बुला लेती। हम लोग वहीं जाकर रहने लगते और मैं बजाय अफ्रीकी एशियाई देशों में जाकर एक पश्चिमी औद्योगिक देश में काम करने का मौका पाता। यही नहीं, मेरी पढ़ाई पर इसका काफी असर पड़ता। निश्चित ही आपकी आय तब ज्यादा होती। घर में ही एक प्रयोगशाला बनाने की जो मेरी तमन्ना थी, वह अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो पूरी हो जाती और उसका असर मेरे रिजल्ट पर भी पड़ता। जितेन के स्वर में भर्त्सना थी। हमेशा ही विश्वविद्यालय में फर्स्ट आता है। अरे छोड़ भी, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट और क्या लाता। मनीषा ने हंसकर बात टालनी चाहिए। वही तो आप समझने की कोशिश नहीं करती। 85% अंकों की जगह 95% अंक पाना क्या बेहतर नहीं है? खैर, आप जो भी कहिए, आपने वह फेलोशिप अस्वीकार करके मेरा जो अहित किया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कहकर जितेन तेजी से बाहर चला गया। मनीषा जैसे टूटकर कुर्सी पर गिर पड़ी। जितेन की कृतज्ञता या उदासीनता के लिए वह अपने को बरसों से तैयार करती आ रही थी, पर उसके इस आरोप के धक्के को सह सकना जरा मुश्किल था।